प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अंतिम खाते एवं उनके समायोजन का अध्ययन करेंगे। आपने देखा होगा कि एक व्यापारी व्यापारिक अवधि के अंत में अपने खाते बंद करता है और अंतिम खाता तैयार करता है, जिससे कि वह ज्ञात कर सके कि उस व्यापारिक अवधि में उसे लाभ हुआ या हानि, तथा उस दिन उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। सही शुद्ध लाभ या हानि तथा सही आर्थिक स्थिति वह तभी ज्ञात कर सकता है जबकि उसने उस लेखा अवधि से संबंधित समस्त व्यवहारों को लेखा उचित रूप से अपनी लेखा पुस्तकों में किया हो। किंतु अंतिम खाते तैयार करते समय अनेक व्यवहार ऐसे होते हैं जिनका लेखा खातों में वर्षांत तक नहीं किया जाता है अथवा अपूर्ण लेखा कर दिया जाता है या अशुद्ध लेखा कर दिया जाता है। अतः अंतिम खाते तैयार करते समय वास्तविक शुद्ध लाभ और वास्तविक आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के उद्देश्य से व्यापारी को उन सभी व्यवहारों को पुस्तकों में समाविष्ट करना होता है जिनका लेखा या तो हो नहीं पाया है या जिनका लेखा हो तो गया है किंतु उनका संबंध लेखा अवधि से नहीं है। ऐसे व्यवहारों को हिसाब किताब से पृथक कर देना चाहिए। हम कह सकते हैं ऐसे व्यवहार जो पुस्तकों में लिखे नहीं गए हैं उन्हें लिखना तथा अशुद्ध व्यवहारों को शुद्ध करना, लेखा अवधि से असंबद्ध व्यवहारों को पृथक करना ही समायोजन कहलाता है। इस समायोजन हेतु जो रोजनामचा में प्रविष्टि की जाती हैं उन्हें हम रोजनामचा प्रविष्टि या एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। समायोजन प्रविष्टि या फिर एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। समायोजन की आवश्यकता अथवा उद्देश्य कि समायोजन की क्या उद्देश्य है और समायोजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जैसे कि हमने परिभाषा में ही स्पष्ट किया कि ऐसे व्यवहार जो पुस्तकों में लिखे नहीं गए हैं, तो ऐसे व्यवहारों को लिखना, यानी कि ऐसे व्यय ऐसे आय जो चालू वर्ष से संबंधित हैं, हमारी जो व्यापारिक अवधि की जो वर्ष है उस व्यय से संबंधित हैं, चाहे वे भुगतान किए गए हों अथवा न किए गए हों, उनको लाभ हानि अपने जो खाते हैं उन खातों में सम्मिलित करना। व्यापारिक अवधि से संबंधित समस्त आय, चाहे वो प्राप्त हुई हो अथवा नहीं हुई हो, तथा लाभ को उस अवधि के खातों में सम्मिलित करना। अगला है ऐसे समस्त व्यय या हानि जिनका संबंध उस व्यापारिक अवधि से नहीं है अपितु आगामी वर्ष से है, ऐसे व्यापारिक अवधि के लेखों से पृथक करना। समस्त आय एवं लाभ जिनका संबंध उस व्यापारिक अवधि से नहीं है अपितु आगामी वर्ष से है, ऐसे व्यापारिक अवधि के लेखों से पृथक करना। ऐसी हानियों का लेखा करना जिनका संबंध भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं से संबंध हो, जैसे अशुद्ध ऋण संचय, संदिग्ध ऋण संचय। व्यापारिक अवधि के अंतर्गत लेखा पुस्तकों में लेखा करते समय हुई त्रुटियों का संशोधन करना तथा अपूर्ण लेखों को पुस्तकों में लिखना। ये मैंने आपको कुछ उद्देश्य बताए जिन उद्देश्यों को लेकर के ये समायोजन का कार्य किया जाता है। अब बात आती है कि प्रमुख समायोजन कौन कौन से हैं। प्रमुख समायोजन
पहला है अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। अंतिम रहतिया क्या होता है? वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसे हम अंतिम रहतिया कहते हैं। जो हमारे अंतिम खाते हैं, व्यापार खाता, लावनी खाता, आर्थिक चिट्ठा, उसमें हम इसका लेखा कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम अंतिम रहतिया को व्यापार खाते के धनी पक्ष में दर्शाते हैं तथा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अंतिम रहतिया को दर्शाया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि प्रत्येक समायोजन का लेखा दो जगह किया जाता है, या तो व्यापार खाता लावनी खाते में से किसी एक खाते में किया जाता है और दूसरी ओर उसको अंतिम रहतिया आर्थिक चिट्ठे में उसका लेखा हम करते हैं। तो क्योंकि समायोजन तभी एडजस्ट हो सकता है, समायोजित जो लेन देन है तभी उसको पुस्तकों में समायोजित कर सकते हैं जब उसका दोहरा लेखा हम करें। अगला है कि इसकी जनरल प्रविष्टि क्या की जानी चाहिए। तो अंतिम रहतिया हमारी संपत्ति है तो उसका हम कर सकते हैं अंतिम रहतिया खाता ऋणी व्यापार खाते का। अंतिम रहतिया को पुस्तकों में समायोजित करने पर ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। तो प्रत्येक समायोजन के बारे में हमें कम से कम 3 बातें सीखनी है। उसकी परिभाषा, दूसरे नंबर पर उसका अंतिम खातों में लेखा, तीसरे नंबर पर है उसकी जनरल प्रविष्टि। तो अंतिम रहतिया क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 2 पर, अदत्त व्यय। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अ माने नहीं, दत्त माने दिए। ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित हैं किंतु उनका भुगतान नहीं किया गया है, वे व्यय अदत्त व्यय या फिर अंग्रेजी में से हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, अदत्त व्यय। तो उसकी परिभाषा देखते हैं पहले हम। वे व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित है किंतु खाते बंद करने की तिथि तक उनका भुगतान नहीं किया गया है, अदत्त व्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार के व्यय हमारे एक दायित्व होते हैं और सभी दायित्व धनी होते हैं। तो इसका पुस्तकों में लेखा हम कर रहे हैं, या तो ये व्यय व्यापार खाते में दिए गए आइटम से संबंधित होंगे या फिर लाभानी खाते में दिए गए आइटम से संबंधित होंगे। मान लीजिए अगर यह वेतन के रूप में है तो लाभानी खाते से संबंधित है, अगर ये मजदूरी से संबंधित है तो यह व्यापार खाते से संबंधित है। तो सर्वप्रथम व्यापार खाता अथवा लाभानी खाते में दिए गए संबंधित मद में इस धनराशि को जोड़ दिया जाता है और आर्थिक चिट्ठा तैयार करते समय अदत्त व्यय को
दायित्व पक्ष में दर्शाते हैं, दिखाते हैं। जनरल एंट्रीज की भी देख लीजिए। इसकी जनरल एंट्री देख लीजिए। व्यय खाता ऋणी अदत्त व्यय खाते का, अदत्त व्यय खाते का तीनों चीज क्लियर हो गई। इसकी परिभाषा, पुस्तकों में लेखा और समायोजन प्रविष्टि, जनरल एंट्री। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्व दत्त व्यय। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेज या पेशगी। ऐसे व्यय जो अग्रिम रूप से भुगतान कर दिए जाते हैं वे व्यय पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि वे खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं हैं उन्हें पृथक कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। अगर आपने अग्रिम रूप से व्ययों का भुगतान कर दिया है तो इसका मतलब वे चालू वर्ष से संबंधित नहीं है, आने वाले वर्ष के लिए इस वर्ष आपने भुगतान कर दिए हैं तो वे व्यय पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। ऐसे व्ययों को जो संबंधित लाभानी खाता में जो मद दी जाती है उस मद से इन व्ययों को घटा दिया जाता है, इनको हटा देते हैं। पुस्तकों में लेखा, लाभानी खाते में इन मदों को संबंधित जो मद दी गई है उस मद से घटा देंगे तथा आर्थिक चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में पूर्वदत्त व्यय को दर्शाते हैं। जनरल एंट्री देखिए इसकी। तो ये एक संपत्ति है हमारी, तो पूर्वदत्त व्यय खाता ऋणी व्यय खाते का। पूर्वदत्त व्यय खाता ऋणी व्यय खाते का। चौथे नंबर पर आता है आपका अप्राप्त आय। इसको हम ऐसी आय जो हमारे द्वारा अर्जित कर ली गई है किंतु अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसे हम अर्जित आय, अप्राप्त आय और उपार्जित आय भी कह सकते हैं। ऐसी आय जो हमारे द्वारा अर्जित कर ली गई है लेकिन हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसे सर्वप्रथम लाभानी खाते के धनी पक्ष में दी गई आय में जोड़ देते हैं तथा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अप्राप्त आय को दर्शाते हैं। और जनरल प्रविष्टि इसकी हमारी संपत्ति है तो कहेंगे अप्राप्त आय खाता ऋणी, अप्राप्त आय
खाता ऋणी आय खाते का। पांचवें नंबर पर आता है हमारा अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय वह आय होती है जो अग्रिम रूप से प्राप्त हो गई होती है, अर्थात हमने कोई काम नहीं किया है लेकिन फिर भी अग्रिम रूप से वो आय हमको प्राप्त होगी। मान लीजिए किराया है, मकान का किराया, हम उस मकान के मालिक हैं और हमने अपने किराएदार से एडवांस में अगले 3 महीने का किराया ले लिया है, तो वह हमारा अनुपार्जित आय कहलाएगी। क्योंकि अभी हमने वो हमारे मकान में रहा नहीं है, तो वह आने वाले समय में रहेगा, तो ये एक तरीके से हमारा दायित्व होता है। तो ऐसे जो आय होती हैं उन्हें हम, ये चालू वर्ष से संबंधित नहीं होती हैं, तो लावानी खाते में जो आय दी गई होती है उस आय से अनुपार्जित आय को घटा देते हैं और आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दर्शाते हैं। जनरल एंट्रीज का देख लीजिए, तो आय खाता ऋणी अनुपार्जित आय खाते का। ये आपके इसमें 4 सबसे महत्वपूर्ण थे। खर्चे भी 2 प्रकार के होते हैं जो नहीं दिए हैं, आदित्य व्यय, अग्रिम रूप से दे दिए गए, ऐसे व्यय जिनका भुगतान नहीं किया है, आदित्य व्यय, अग्रिम रूप से कर दिया, पूर्वत व्यय। ऐसी आय 2 प्रकार की होती हैं। आपने अर्जित कर लिए हैं आय लेकिन प्राप्त नहीं हुई हैं, वे अर्जित आय या उपार्जित आय हम कह सकते हैं। ऐसी आय जो आपने अभी तक कमाई नहीं गई हैं लेकिन फिर भी आपने अग्रिम रूप से प्राप्त कर ली हैं, वे अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय या पूर्व प्राप्त आय कहलाती हैं। तो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको आप समायोजन करते समय विशेष रूप से इनका ध्यान रखें। अगला है पूंजी पर ब्याज। अगला बिंदु है पूंजी पर ब्याज। व्यापार का स्वामी व्यापार में पूंजी लगाता है तो वह इसके बदले में अपने द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज चाहता है। यह ब्याज व्यापारी के लिए आय होती है लेकिन व्यापार के लिए एक व्यय की भांति होती है। पूंजी पर ब्याज को लावानी खाते के ऋणी पक्ष में दिखाया जाता है तथा चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़कर दिखाते हैं। उसी ध्यान रखनी है, जो पूंजी पर ब्याज है उस पूंजी पर ब्याज को लावानी खाते के ऋणी पक्ष में पूंजी पर ब्याज के नाम से दर्शाते हैं तथा आर्थिक चिट्ठे में पूंजी पर ब्याज को जोड़ करके दर्शाया जाता है। यदि पूंजी पर ब्याज तलपट के अंदर ही दी गई हो तो इसे केवल लावानी खाते के ऋणी पक्ष में ही दर्शाते हैं, दिखाते हैं। इसकी समायोजन प्रविष्टि पूंजी पर ब्याज खाता ऋणी पूंजी खाते का। अगला है आहरण पर ब्याज। व्यापारी व्यापार करता है तो लाभ तो पाता ही है, लेकिन वह व्यापार से कुछ निजी प्रयोग के लिए माल निकाल लेता है या फिर नगद धनराशि निकाल लेता है या व्यापार से अपने निजी व्यय करता है, तो यह राशि आहरण कहलाती है। आहरण पर ब्याज
को लावानी खाते के धनी पक्ष में तथा चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आहरण में जोड़कर कुल राशि को पूंजी से घटाया जाता है। ध्यान रखना है कि जो आहरण पर ब्याज होता है वह आहरण का ब्याज आहरण में तो जोड़ा जाता है, लेकिन आहरण प्लस आहरण पर ब्याज दोनों को जोड़ करके चिट्ठे में दी गई पूंजी से घटा देते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यदि आहरण पर ब्याज तलपट के अंदर ही दिया गया हो तो इसे केवल लावहनी खाते के धनी पक्ष की ओर लिखते हैं, दर्शाते हैं। अब बात आती है कि आहरण पर ब्याज की जनरल प्रविष्टि क्या होनी चाहिए। तो आहरण खाता ऋणी, आहरण खर्चा है, आहरण खाता ऋणी आहरण पर ब्याज खाते का, आहरण पर ब्याज खाते का। अगला है ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज। व्यापार में प्राय ऋण की आवश्यकता पड़ जाती है, अतः यदि कभी ऋण लिया जाए तो उसके ब्याज को भी खातों में सम्मिलित कर लेना चाहिए, अन्यथा लावानी खाता सही स्थिति प्रकट नहीं करेगा। यदि दी हुई ब्याज की गणना दी गई जो परसेंटेज दी होती है उस प्रतिशत से ब्याज की गणना कर लेनी चाहिए। इस ब्याज को लावानी खाते के ऋणी पक्ष में लिख देना चाहिए। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ब्याज को ऋण में जोड़कर दिखाते हैं। यदि ऋण पर ब्याज तलपट के अंदर ही दिया गया हो तो इसका लेखा केवल लावानी खाते के ऋणी पक्ष में किया जाता है। तो ब्याज खर्चा है हमारा, तो ऋण पर ब्याज खाता ऋणी ऋण खाते का ऋण पर ब्याज। अगला समायोजन है अशुद्ध ऋण, अशुद्ध ऋण तथा अशुद्ध ऋण संचय, अशुद्ध ऋण एवं संदिग्ध ऋणों के लिए संचय। अशुद्ध ऋण एवं संदिग्ध ऋणों के लिए संचय। संदिग्ध ऋणों के लिए संचय। अशुद्ध ऋण तथा अशुद्ध ऋण एवं संदिग्ध ऋणों के लिए संचय। वे ऋण जिनका भुगतान देनदार की मृत्यु हो जाने, उसके दिवालिया हो जाने, स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाने, बेईमान हो जाने, किसी अन्य कारण से ऋण वसूली होने में कोई आशा नहीं रहती है, अशुद्ध ऋण या अप्राप्त ऋण या डूबत ऋण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे ऋण जिनकी अब मिलने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है, वे ऋण हमारे
अशुद्ध ऋण कहलाते हैं। अशुद्ध ऋण व्यापार के लिए हानि है, अतः अंतिम खाते बनाते समय यह आवश्यक हो जाता है कि इस हानि को लाभानी खाते में अपलिखित कर देना चाहिए तथा आर्थिक चिट्ठे में देनदारों की रकम से यह रकम घटा देनी चाहिए और इस हेतु निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाती हैं। अशुद्ध ऋण खाता ऋणी अशुद्ध ऋण खाता ऋणी देनदार खाते का तो इस प्रकार हम अशुद्ध ऋण तथा अशुद्ध ऋण संचय के लिए हम प्रविष्टियां कर सकते हैं। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है ह्रास। अगला बिंदु है ह्रास। स्थायी संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे प्रयोग के कारण जो कमी होती है वह कमी ह्रास कहलाती है। ह्रास एक अदृश्य हानि होती है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे प्रयोग के कारण उसके संपत्ति के मूल्य में कुछ ना कुछ कमी अवश्य होती चली जाती है। इस कमी को हमें पुस्तकों में समाहित कर लेना चाहिए। ह्रास को सर्वप्रथम लाभानी खाते के ऋणी पक्ष में संपत्ति पर ह्रास के नाम से दर्शाते हैं तथा आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति में इस ह्रास की राशि को घटाकर शेष राशि को धनराशि वाले कॉलम में दर्शाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने विभिन्न प्रकार के समायोजन के बारे में जाना। ये समायोजन पुस्तकों में सही तरीके से कर लेने से हमारा व्यवसाय की जो लाभहानि की स्थिति होती है और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति होती है वह शुद्ध एवं सही प्राप्त हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप इन सभी समायोजन को अच्छे से तैयार कर लीजिए और अनिवार्य रूप से बोर्ड परीक्षा में इस पर प्रश्न पूछा जाता है। धन्यवाद।